मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं संरक्षित होंगी। प्रदेश भर में लगी हर अंबेडकर प्रतिमा पर सरकार छत्र लगाएगी। जहां अंबेडकर की प्रतिमा वहां बनेगा पार्क, होगा बाउंड्री वॉल का निर्माण। तो गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। इस खबर के और इस ऐलान के बहुत बड़े मायने। तो गोरखपुर में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि जहां भी अंबेडकर की प्रतिमा होगी वहां उस पर छत्र लगाया जाएगा, वहां बाउंड्री वॉल होगी, वहां पार्क बनेगा। तो यूपी में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं संरक्षित की जाएंगी। तो प्रदेश भर में लगी हर अंबेडकर की प्रतिमा पर सरकार छत्र लगाएगी। यह बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री का। और हमारी सरकार ने तय किया है 14 अप्रैल को भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बूथ स्तर पर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां होंगी, उनके पार्क होंगे, 13 तारीख को स्वच्छता का एक विशेष अभियान उसके आसपास करवाना और 14 अप्रैल को वहां पर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ना। यह सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा और स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वॉल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। हमारी आज हमारी सरकार का संकल्प है न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। तो आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और दूसरी तरफ विपक्ष पर वार किया और कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार तक ही सीमित है, इन्हें प्रदेश से कुछ लेना देना नहीं, इन्होंने सिर्फ विकास को रोका था और हम विकास कर रहे हैं। यानी 2027 से पहले एक बार फिर मुद्दों की गर्माहट, एक दूसरे पर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू और एक बार फिर चाहे बात गंगा की हो, चाहे बात गीता की हो या है बात गाय की, एक बार फिर सियासत के केंद्र में आने लगे हैं और इन्हीं को आधार बनाकर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। इसी पे बात करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। आजमगढ़ में विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम योगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने परिवार तक सीमित। सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कांग्रेस ने संविधान अधूरा छोड़ा, बीजेपी ने पूरा किया। हमारा संकल्प गौ माता को कटने नहीं देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में एक दिवसीय दौरे के दौरान दुग्ध अवशीतन केंद्र और गोरक्षनाथ डेयरी का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, जब महिला आत्मनिर्भर होती है तो परिवार आत्मनिर्भर बनता है और जब परिवार आत्मनिर्भर होगा तो समाज और फिर देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ही हर परिवार आत्मनिर्भर होगा। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद आजमगढ़ की कनेक्टिविटी को और बेहतर बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आजमगढ़ एयरपोर्ट का विकास किया, जिससे जिले का और भी विकास हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट का विकास भी हमारी ही सरकार ने किया है। मार्गों के लिए जितना पैसा यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने
मुझे उपलब्ध करवाया था हमारे प्रभारी मंत्री जी ने, दारा सिंह जी ने, रिसो जी ने, रामविलास चौहान जी ने, यहां के हमारे पूर्व विधायकों ने, पदाधिकारियों ने, उन सबको हम लोगों ने अपनी स्वीकृति दी और आज परिणाम है कि विकास के वे सभी कार्य आजमगढ़ की चारों ओर की कनेक्टिविटी, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया है। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आजमगढ़ को उसकी पहचान भी मिल रहा है। पहले आजमगढ़ के नाम पर लोग होटल में कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला में ठहरने नहीं देते थे, और आज आजमगढ़ के नाम पर जब आप जाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बल्कि स्वागत करेगा, क्योंकि ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये सम्मान भी दिलाने का काम करती है। वहीं अपने भाषण में योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी में देश पहले, फिर दल और फिर व्यक्ति आता है, लेकिन अन्य दलों में हमेशा मैं रहूं, मेरा परिवार रहे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में संविधान अधूरा छोड़ा, जबकि बीजेपी ने धारा 370 को हटाया और बाबा साहेब के संविधान को पूरी तरह लागू कराया। भारतीय जनता पार्टी का गठन आज ही के दिन 1980 में हुआ था। दुनिया का एकमात्र दल जो कहता है देश प्रथम, दल उसके बाद, व्यक्ति उसके बाद। अन्य दलों में क्या है? वे कहते हैं मैं रहूं, मेरा परिवार रहे। बाकी समाज से, देश से उनको कोई लेना देना नहीं। कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी विकास कराएगी, सफाई तक विकास कराती है, लेकिन आजमगढ़ उनको दिखाई नहीं देता, जो आजमगढ़ उनको बार बार चुनाव जिता करके भेजता था, क्योंकि उनके लिए विकास उन तक सीमित रहे। आजमगढ़ का विकास हो, मऊ का विकास हो, बलिया का विकास हो, जौनपुर का विकास हो, उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। अगर रहता तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना सकते थे। अगर उनके एजेंडे में रहता तो यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण महाराज सुहेलदेव के नाम पर वो भी कर देते, लेकिन नहीं किया। डेवलपमेंट उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। सरदेव लाल कृष्ण अडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, समाजवादी पार्टी बाधक बन रही थी, कांग्रेस बाधक बन रही थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हुआ और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या समाजवादी पार्टी कर पाती? वह नहीं करती है, तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री ने गौ तस्करी पर भी बात की और कहा कि 2017 से पहले गौ तस्करी होती थी, खुलेआम बूचड़खाने चल रहे थे, लेकिन अब 7700 निराश्रित गौशालाएं संचालित हो रही हैं। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार ये कह सकती है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में खुलेआम बूचड़खानों में गाय काटी जाती थी, गौ तस्करी होती थी। आज हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। 7700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल हमारी सरकार चला रही है। 15 लाख निराश्रित गौ वंश के लिए संरक्षण गृह हमारी सरकार ने बनाए हैं और 3 प्रकार की स्कीम हमारी सरकार चला रही है। एक सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थल या काना उपवन, और दूसरा मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से कोई किसान अपने घर में 4 गोवंश रखेगा, निराश्रित गौ आश्रय स्थल का हम हर महीने उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। हर गाय को हर महीने 1500 रुपए सरकार की तरफ से उसके गाय के खर्चे के लिए पशुपालक को उपलब्ध करवाते हैं। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश सरकार की गौ माता की प्रति कृतज्ञता है। योगी के बयान पे विपक्ष ने पलटवार किया और मौजूदा सरकार को जमकर घेरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों लोग अब जनता के मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रहे। जिन्होंने सनातन धर्म के शीर्षस्थ
संत शंकराचार्य को अपमानित करने का काम किया, उनके साथ गए बटुक शिष्यों की शिखाएं पकड़ी, कभी ब्राह्मणों की बारे में कहते हैं कि ये अवसरवादी हैं। तो आज अगर वो किस मुंह से बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुशासन आ गया है, क्या सुशासन यही है कि दलितों और महिलाओं को पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित किया जा रहा है? जाति और धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है, किसानों को, नौयुवाओं को रोजगार मांगने पर उनको लाठियों से पीटा जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता सच जान चुकी है, अब कोई भी जुमला चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2027 में बदलाव होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया परिवारवाद को लेकर के, परिवारों को त्याग कर परिवार की जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारियों से भागने वाले सामाजिक नहीं हो सकते हैं, न वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझने की योग्यता रखते हैं। उन्होंने एक बात कही गौहत्या को लेकर के, उत्तर प्रदेश में आज भी गाय काटी जा रही है। नवरात्रि के समय अभी बरेली में, आजमगढ़ में, कई आगरा के कई परिक्षेत्रों में गोवंश मिले थे। अगर ये गोहत्या नहीं हो रही है तो ये गोवंश क्यों मिल रहे हैं? भाजपा के कई नेताओं ने पूर्व में योगी जी को पत्र लिखा कि जो गौशालाएं राजनीति सरकारी पैसों से संचालित हो रही है, वहाँ पे गायों को, जिंदा गायों को कुत्तों के द्वारा नोचने के दृश्य आए, जो बहुत ही विभत्स है। चुनाव से पहले सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बयानों के बाण चलाकर सामने वाले को छोटा साबित किया जा रहा है और ऐसे में कयास यही कि 2027 का चुनाव भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ, जिसमें प्रमोद मिश्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सर्वेश त्रिपाठी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं, चंद्रांशु जी महाराज हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और आशुतोष अग्निहोत्री जो कि कंसल्टिंग एडिटर है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत सर्वेश मैं आप ही से करूंगा, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में अब कई मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है, और उसके साथ साथ चाहे बात गंगा की हो, बात गीता की हो, या फिर गाय की। गाय एक बार फिर, गौ माता आज एक बार फिर सियासत के केंद्र में, और उन्हीं को आधार बना के पिछली सरकार समाजवादी पार्टी को सीधा मुख्यमंत्री ने घेरा और कहा कि आप लोगों के राज में तो खुलेआम अवैध बूचड़ खाने चलते थे, गाय माता को काटा जाता था, लेकिन आज गौ संरक्षण हो रहा है, आज गौ सेवा हो रही है, आज गौशालाएं खेली गई हैं, यानी गाय के नाम पे निशाने पर आप। राजेश जी, सबसे पहले चंद्रांशु जी महाराज और जितने अग्रज बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम। और ये जो मुद्दा है, ये जितनी बातें हैं, इनका फ्रस्ट्रेशन साफ दिखा रहा है कि सारे फ्रंट्स पे ये वैसे ही बैकफुट पे हैं। अभी जगह जगह जाके जो असल मुद्दे हैं जहां पे इनको बात करनी चाहिए, एक बजट जो ये एलोकेट करते हैं उसका एग्जीक्यूशन तो ये कर नहीं पाते। 594 करोड़ का घोटाला कैग की रिपोर्ट में दिखता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस में उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता इनका। बहुत सारा जो लॉ एंड ऑर्डर इशू है, गोरखपुर में हत्याएं हो रही हैं, राजकुमार चौहान की हत्या हो गई गोरखपुर में दिन दहाड़े, जो पूर्व पार्षद थे, दिलदार समाज से आते थे, उनकी हत्या हुई। उस पे जो राज्यसभा सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने ही सरकार को घेरा। और उसके बाद जो है अभी और जो एलिज्ड है, आरोप है कि जो सबसे करीबी है मुख्यमंत्री जी के, वही उन्होंने हत्या करवाई है। इन सब मुद्दों पे 10-10 हत्या एक हफ्ते में गोरखपुर में हो जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ऐसा है, उस पर कोई बोलना नहीं है। बस बातें ख्याली पुलाव में, हमने ये कर दिया वो कर दिया। बीफ एक्सपोर्ट पर नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, 40 से 50% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है नेशन के एक्सपोर्ट में। अलदुआ किसकी कंपनी है? भाजपा के बड़े नेता के उस पे डायरेक्टर रहे हैं वो, जो बहुत फायर ब्रांड हिंदू नेता है। तो ये सारी बातें अब छत्र लगवा देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आप जब वो हिंदू कोड बिल ला रहे थे तो उनके पुतले फूके थे आरएसएस ने, उनको उससे दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। उनके लिए ऑर्गेनाइजर जो माउथ पीस रहा है आरएसएस का, 30 नवंबर 1949 को साफ साफ कहा गया था कि हम नहीं मानते संविधान को। उसके बाद फिर 1954 में उसी ऑर्गेनाइजर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए लिखा गया था कि इनको भगवान मनु से आप कैसे कर सकते हैं तुलना, ये तो लिलीपुट है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब ये छत्र लगवा रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति जो है, इनको पता है कि इनका टाइम जो है वो खत्म हो गया है। इनके अपने यहाँ 2 इंजन एक दूसरे को खींच रहे हैं। इनके उप मुख्यमंत्री इनकी बात नहीं सुन रहे, 2 राजभर अपने में लड़ रहे हैं। निषाद जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो उनको पता है इनको समाज उनका साथ नहीं देने वाला समझ चुका है उनको, तो वो रो रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। ऐसी गतिविधियों में अभी फेरबदल भी करने वाले मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को कुछ करने के लिए। तो अभी इनकी जो वो है ना, हारी हुई टीम जो है लगातार। लेकिन चलिए, आप खुद ही छत्र पे आ गए और मैं चाह रहा था चर्चा की शुरुआत पहले उन मुद्दों से करें जो आजमगढ़ में हुआ, क्योंकि ये ऐलान थोड़ी देर में हुआ। तो अभी चलिए छत्र की बात कर लेते हैं। अब जो ये योगी आदित्यनाथ ने आज कह दिया
क्योंकि पीडीए, आप सबसे ज्यादा पीडीए के सहारे चल रहे हैं। अब पीडीए में आपको लगता है कि भाई जो डी है उस पे नजर भारतीय जनता पार्टी की है और आपकी जमीन कमजोर हो जाएगी अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस तरह का सम्मान, जो कि छत्र हर जगह उनकी प्रतिमा पे लगेंगे, पार्क बकायदा बनाई जाएगी, बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, एक मैसेज जाएगा दलित समाज में? देखिए, पहली बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विजन का, उनकी बातों का सम्मान होना चाहिए। वो बहुत बड़ा नाम है, संविधान का सम्मान होना चाहिए, संविधान के लिए सिनोनिम है वो। तो उनका सम्मान अगर किसी भी तरह से किया जा रहा है, भाजपा करना चाहती है, तो मुझे पर्सनली या मेरी पार्टी को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम होना चाहिए, सम्मान हो, अच्छी बात है। रही बात की वो डी पे चोट कर देंगे, ऐसी बातें जनता को सब पता होता है। मैंने कहा ना, एक पार्टी की जेनेसिस ही संविधान विरोध में हुई है। उन्होंने संविधान को माना ही नहीं कभी, उन्होंने लिखित में संविधान को नहीं माना है। उनका ऑर्गेनाइजर, उनका माउथपीस रहा है, उसमें बंच ऑफ थॉट्स गोलवलकर साहब ने साफ साफ लिखा था कि हम संविधान को नहीं मानते। देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं किया कभी, ना संविधान का सम्मान किया, संविधान को नहीं मानते वो तो इसलिए वो दलित डी पे चोट करेंगे ऐसा कुछ नहीं। 24 में भी उनको जो जवाब मिला था जनता का, इससे और बढ़िया जवाब 27 में मिलेगा। तो बिल्कुल उसमें कोई लेना देना नहीं है इसका। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा, शायद कांग्रेस से अभी हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन प्रमोद मिश्रा जी, चूंकि आज गाय का भी जिक्र हुआ, विकास की बात भी हुई, परिवारवाद का जिक्र भी हुआ, लेकिन उसमें सबसे अहम था बाबा साहब की प्रतिमाओं पे छत्र की जो बात अभी खुद ही सर्वेश त्रिपाठी ने छेड़ी। तो अब ये जो आपने आज ऐलान मुख्यमंत्री ने किया, इसके जरिए क्या मैसेज दे रहे हैं? प्रमोद जी, आपने म्यूट कर रखा है शायद सर। जी हाँ, अब नमस्कार आपको और बाकी प्रवक्ताओं को जी, विश्लेषकों को और आचार्य श्री को मेरा नमन। आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को भी मेरा विनम्र निवेदन, अभिवादन। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो कहा वो तो सब स्पष्ट है। महत्वपूर्ण ये भी है कि सैफई का विकास नहीं, प्रदेश का सर्वांगीण विकास पे कार्य कर रहा है सरकार। क्षेत्र नहीं, चुनिंदा क्षेत्र नहीं, पूरे राज्य का सर्वांगीण विकास, माफिया नहीं, महान जनता का विकास, गौ हत्या नहीं, गौ रक्षा की बात। पीडीए, परिवार, दल, आगे, यही है, सिर्फ यही सोच है। अभी माननीय त्रिपाठी जी बोल रहे थे, सर्वेश जी कहाँ पहुंच गए? इन्होंने कह दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने को त्याग पत्र देना पड़ गया। अरे भाई, हम तो उस समय सदन में नहीं थे और उनका भी दल नहीं था। संविधान की दुहाइयां दे रहे हैं, आप थे कहां भाई? आप तो थे ही नहीं कहीं पर। और अगर संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो आज उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने इस देश पर 2.5 वर्षों तक आपातकाल थोपा था और संविधान की जघन्य हत्या के अपराधियों के साथ खड़े हैं। वो लोग खड़े हैं जो वास्तव में उस आपातकाल के आंदोलन की उत्पत्ति थी, उसी के साथ खड़े हो गए। सोचना इनको है, विचार इनको करना है। जब 2.5 वर्षों तक एक तानाशाह अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उसने देश के पत्रकारों को काल कोठरियों में डाल दिया। एक पत्र निकला था, एक पत्र ब्लैंक, मिस्टर गोयनका ने निकाला था। तब आधी रात को बिजलियां काट दी गई, लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। बीमार अवस्था में जयप्रकाश नारायण को, जेपी को उठा करके जेल में डाल दिया गया था। ये किस मुंह से संविधान की बात करते हैं और उसकी रक्षा भूल जाएं? ये उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने संविधान की सरेआम हत्या की, और ये उन्हीं की उत्पत्ति है। बिल्कुल, आपने लीगल की उत्पत्ति है। बिल्कुल, आपने इनके लिए विकास का एक ही मायने था कि सैफई में डांस कराया जाए, चार्टर्ड विमानों से लेकर के बॉलीवुड के लोगों को उतारा जाए। आपत्ति इनको यहां नहीं है, आपत्ति इनको इस पीड़ा वहां पर थी कि भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो गया। ये वो लोग हैं, पता नहीं किस मुंह से सनातन की बात करने का तो इनको नैतिक अधिकार नहीं है, जो सदन के पटल पे खड़े होकर के ये कहें कि अयोध्या के राजा तो अवधेश जी यहां पर बैठे हुए।
उनको अयोध्या की बड़ा- राजा बहुत- तक कह बहुत दिया। अभी संत शिरोमणि बताएंगे हाँ। अपनी बात। नहीं, बहुत वैलिड लेकिन पॉइंट आपने उठाए। अभी बिश्नोई एसएसपी की शादी में हाँ। 2 सांसद चले गए हाँ। तो बिफर गए अखिलेश जी, हम्म। और उसी गोदी मीडिया में पार्टी में चले गए थे अभी 2 दिन पहले धाम धाम करके। तो क्या होगा? वो तो तथाकथित गोदी चलिए मीडिया सर को है। जवाब दे रहे, ठीक ठीक, बहुत शॉर्ट में आपने कई वैलिड न पॉइंट उठाए कटने हैं। देंगे हाँ। गाय, न बटने देंगे हिंदुओं को। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर्वेश त्रिपाठी से। अपराधों की सजा हाँ। लगातार 2 समय से 2। ठीक है सर, और मेहमान भी है, मुझे उनके पास भी जाना है। आपने बड़े वैलिड पॉइंट उठाए। आप ठीक है सर्वेश, आप संविधान की बात कर रहे थे और आपको जो पॉइंट गिनवाए अभी आप उसी पे कुछ कह रहे थे, जल्दी से। मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने जो पॉइंट जो मैंने बोला उस पर कुछ नहीं बोला, इन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानी बताई। बिल्कुल बोला आपने, अम्बेडकर की अरे बात मुझे की, बोलने अम्बेडकर दीजिए। जी ने त्याग पत्र दिया, नहीं दिया उन्होंने। आपने पुतला फूका था कि नहीं फूका था अम्बेडकर जी का? ऑर्गेनाइजर में लिखा गया था कि नहीं अम्बेडकर अरे जी के भैया लिए? कौन सा ऑर्गेनाइजर में लिखा हुआ था? कौन सा देखो ऑर्गेनाइजर देख आप- के पढ़िए, अगर नहीं होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं लिखा होगा। अम्बेडकर जी ने क्या क्या लिखा था बताओ। अरे मैं ऑर्गेनाइजर उन्होंने पे क्या लिखा क्या था कि नहीं लिखा था? बताओ। आपने पढ़ा ही नहीं, आप अम्बेडकर जबरदस्ती जी को चिल्लाए जा रहे भड़काने हैं। वालों के साथ आप आपने खड़े हैं पुतला भाई। फूका था कि नहीं फूका था? अम्बेडकर जी को चुनाव लड़वाने आरएसएस वालों ने के साथ हिंदू आप कोड खड़े हैं। बिल पे, हिंदू कोड बिल पे अम्बेडकर जी को लॉ मिनिस्टर कांग्रेस नहीं बनाया था। अम्बेडकरवादी एक दल था अम्बेडकर जी को जिसकी नेत्री को आपने देखिए, इनको कोई फैक्ट नहीं पता, इनको बस चिल्लाना आता है। ये ऑर्गेनाइजर जानते ही नहीं क्या है, पता है, ऑर्गेनाइजर जानते ही नहीं है वो। पता है, ऑर्गेनाइजर पता है आपको, आपको ऑर्गेनाइजर पता है। क्राइम में आप लोग लगे ज्यादा थे। केवल देखिए, आप बड़े हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। गेस्ट हाउस ऑर्गेनाइजर किया? पता है आपको? गेस्ट हाउस क्राइम पता है? ऑर्गेनाइजर में संविधान के विरोध में लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था? अरे भाई गोलवलकर साहब की किताब है बंच ऑफ थॉट, जानते हैं उसको? कितना पढ़ा है आपने गोलवलकर साहब थॉट को? बीटेक कितना बहुत पढ़ा अच्छे है? से पढ़ा है मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने? बहुत अच्छे से पढ़ा है बताइए आप। मैंने बहुत अच्छे से गोलवलकर पढ़ा है। साहब का मैं जो पूरा कह नाम रहा हूँ बताइए। एमएस गोलवलकर साहब। पूरा नाम हिंदी में अरे बताइए। पूरा नाम मुझे क्यों जानना है? मैं मेरे भगवान थोड़े हो, इतना ही ज्ञान मेरे नहीं है तो भगवान आप क्या थोड़े यहाँ पर आ हो। गए? मैं तो उस आदमी को मानता ही नहीं। घटिया अरे लिखता आपने- था वो आदमी, अच्छा, तो घटिया आदमी लिखता को था वो मानते आदमी, हैं? आप घटिया भी लिखता मानते था वो हैं? आदमी। मैं क्यों नाम याद रखूं? एमएस गोलवलकर आपको बहुत तो- है, बिल्कुल, एमएस आपको तो गोलवलकर अतीक बहुत अहमद को है। याद आप रखना है। मानते हैं तो बताइए ना। आप तो बंच ऑफ अतीक अहमद थॉट्स को में याद ही हैज नहीं करेंगे। कंडेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अफजल बंच ऑफ को थॉट्स में ही मानेंगे। हैज कंडेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप तो अफजल को मानेंगे। नहीं, मैं गोलवलकर और सावरकर अतीक को नहीं अहमद को मानता। मानेंगे। मैं आप क्यों गोलवलकर और मानेंगे? माफी वीर को नहीं मानता। मैं आप महात्मा क्यों गांधी को मानेंगे भाई? मानता हूँ, को मारने वालों को नहीं मानता। आप मैं क्यों महात्मा मानेंगे? गांधी को मानता हूँ, उनके हथियारों को नहीं मानता। अरे अभी तो आप समाजवादी थे, अब मैं आप महात्मा की तरफ गांधी चले को गए। मानता हूँ, आप तो मैं लोहिया उनके को मानने हथियारों को वाले नहीं हैं, अब आप मानता। गांधी की तरफ चले गए। मैं महात्मा गांधी को मानता हूँ, उनके हथियारों को किसी नहीं को नहीं मानता। मानते आप, मैं अफजल क्रिमिनल्स अंसारी को को नहीं मानते हैं मानता। और अतीक अहमद अरे के भाई, follower हैं। नाथूराम गोडसे को नहीं मानता मैं। आप सिर्फ मेरे लिए हम नहीं नाथूराम मानते। गोडसे और अतीक अहमद में कोई अंतर नहीं है। आप दोनों क्रिमिनल हैं। बिल्कुल नहीं है, इनको बिल्कुल इतना ही नहीं है। नहीं पता। अब तो पता लग गया कि आप कितना अध्ययन करते हैं। मैं आपको, आप सर्टिफिकेट सर्वेश देने जी। लायक नहीं है मुझे मिश्रा जी। सर्वेश जी। सर्टिफिकेट नहीं लेता मैं। अच्छा मैंने सर्वेश जी, बस का नहीं है सर्वेश जी, आपकी बस का नहीं है। सर्वेश जी। आपसे बहुत ऊपर है, आपकी योग्यता से बहुत ऊपर है। अतीक अहमद सर्वेश जी। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ अफजल अंसारी को मानिए। मैं उनके- बिल्कुल मेरे उनके यहाँ जाके नाथूराम फतिहा गोडसे, पढ़िए। मिस्टर मिश्रा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, ठीक है। आप दोनों का वर्सेस हुआ, अभी 3 मेहमान हो रहे हैं, एक सेकंड क्रिमिनल्स हैं। चलिए मैं सर्वेश जी। ठीक है सर्वेश, आपसे एक सेकंड दोनों क्रिमिनल। अरे सर्वेश जी, आप नाथूराम गोडसे को पूछिए, मैं नहीं पूछता। सर्वेश जी। आप पूछते हैं भाई। क्रिमिनल्स हैं, हम आपने कहाँ मान लिया। पूछते हैं? अरे आप हम कहाँ फ्रस्ट्रेट क्यों हो पूछते रहे हैं? हैं? सर्वेश जी। बात कही आपने माफी वीर, अरे क्यों माफी हो वीर रहे? के साथ तो आप खड़े हैं। प्रमोद जी, प्रमोद के साथ जी। नहीं खड़े हैं 25 महीने तक हम, माफी सावरकर मांगता के है। साथ नहीं खड़े हैं हम। अरे प्रमोद जी, हम नहीं खड़े माफी वीर के साथ। प्रमोद जी सुनिए, माफी वीर के साथ प्रमोद जी सुनिए, एक मैं मिनट। नहीं खड़ा सावरकर के साथ। अरे भाई प्रमोद जी सुनिए, चलिए एक मिनट, सेकंड, एक सर्वेश सेकंड, जी एक सेकंड सुनिए, हो एक गया मिनट। सर, प्लीज एक मिनट, एक सेकंड। नहीं सर, प्रमोद जी आप वरिष्ठ हैं और काफी, नहीं आप वरिष्ठ हैं और आप टीवी की गरिमा को जानते हैं। एक मिनट सर्वेश त्रिपाठी प्लीज, मेरी आप दोनों से गुजारिश है। नहीं मुझे आप दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी प्लीज, मेरी आप दोनों से गुजारिश है। सर मैं ऐसी उम्मीद आपसे नहीं करता। प्रमोद मिश्रा जी, नहीं आप एक समझदार। अरे प्रमोद जी एक रुक सेकंड, जाइए एक मिनट। एक मिनट, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है सर, प्लीज अतीक अहमद के मौत ठीक है, पे आपने अच्छे से काउंटर कर लिया, मैंने नहीं रोका। एक सेकंड सर प्लीज, एक एक करके, और मेहमान भी हैं प्लीज। मैं चाहूंगा मर्यादा डिबेट की बनाए रखिए, आप तथ्य के साथ एक दूसरे को बिल्कुल घेरिए। आशुतोष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर्वेश जी, अरे सर्वेश जी एक मिनट, अरे सर्वेश जी एक सवाल ले लीजिए भाई, अरे एक सवाल ले लीजिए। अरे तुम फिरने में गिरने लायक नहीं हो भाई आप। अरे भाई आप दोनों लोग ही बोलेंगे क्या? चरणों में गिरिए। उनके चरणों में गिर जाऊंगा।
आप अफजाल अंसारी के चरणों में गिरिए। मैं सावरकर के चरणों में क्यों गिरूं? कौन है वो? अरे भाई सुनिए, सावरकर और अतीक अहमद को छोड़ दीजिए, मुद्दे पर आ जाइए। चलिए, अभी सावरकर पे डिबेट नहीं है सर, दोनों की आवाज डाउन कीजिए प्लीज, एक सेकंड, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए, एक मिनट। नहीं, अभी सावरकर पे और उन पे डिबेट नहीं ना, कहां चले गए आप? आशुतोष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। मैं महाराज जी आपके पास भी आऊंगा, शोएब आपके पास भी आऊंगा। एक सेकंड पहले, नहीं एक सेकंड, मैं एक मिनट। त्रिपाठी जी आपकी आवाज अभी ऑन एयर नहीं जा रही। त्रिपाठी जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, वापस मुद्दे पे आइए, मुद्दे की बात करते हैं। आपने भी बहुत कुछ बोला, उन्होंने भी बोल लिया, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। महाराज जी, अभी जो गाय की बात हो रही है कि भाई पहले की सरकारों में कैसे बूचड़खाने चलते थे और अब कैसे गौ का संरक्षण हो रहा है, क्या वाकई ये अभी और पहले के हालात में बदलाव आया? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि साहब हालत तो अब भी दयनीय है। महाराज जी, चमचों को जिस योग्य हो वही कर रहा हूं मैं। अरे योग्य महाराज जी प्लीज सर, नहीं प्रमोद जी, आपके बारे में एक आप फिर दोनों देखिए, ऐसे ठीक नहीं लगा प्लीज। अभी चंद्रांशु जी महाराज बोलेंगे सिर्फ। महाराज जी बोलिए। पता चल जाएगा। अरे कौन है आप? भाई गूगल में कर ले, आपके पीछे अरे कर लीजिएगा ना, व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, करिए ना, व्यक्तिगत देख लीजिए। क्यों करूंगा मैं? समय बर्बाद। आपके सावरकर से बहुत ज्यादा देश सेवा की है मैंने। अरे सर, क्यों आप इधर उधर खामखा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं सर? इस देश के लिए टाइम खराब कर रहे हैं आप खामखा। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकंड, चंद्रांशु जी महाराज, जो मैंने आपसे पूछा, प्लीज आवाज मिल रही है महाराज जी, आप बोलना शुरू कर दीजिए। अब्बाल अंसारी याद है नाम? नाथुराम गोडसे नाम याद है? हाँ बिल्कुल। नाथुराम गोडसे, उसकी धूल चाटो जाके। अरे त्रिपाठी जी प्लीज, त्रिपाठी जी प्लीज, गलत बात नहीं प्लीज। ये मर्यादा नहीं है, आप जानते हैं। और ये मर्यादा नहीं आप लोग। अरे व्यक्तिगत मत होइए सर प्लीज, मेरी आप दोनों से गुजारिश है। शायद ऑडियो भी एक ही पे, इस वजह से। एक सेकंड प्लीज, महाराज जी आप बोलिए। मेरा सबसे पहले कितना भी सेंसिटिव मुद्दा हो और वो मुद्दा हवा में चला जाता है, क्योंकि आप ये लोग एक साथ मिल करके एक ही केवल फुटेज बना रहे और कोई गंभीरता पूर्वक मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहते। महंगाई समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, देश के अंदर और भी तमाम समस्याएं हैं, बिल्कुल ये बात सही है। और उन समस्याओं को निदान करने के लिए सदन में चुन करके जनप्रतिनिधि बराबर जाते हैं और आपके पार्टी का प्रतिनिधित्व भी है। जिनको इस बात की पीड़ा है, सदन पर उठाइए और उन बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरिए। डिबेट में बैठ करके बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, न ही किसी को इंसाफ इस तरह से मिल पाएगा। जहां भी हत्या हुई है, हिंसा हुई किसी पार्टी के, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, उसके पक्ष में जाकर के आप उसके साथ उतरिए। विपक्ष का, मजबूत विपक्ष का काम है कि सबको इंसाफ दिलवाना। आज जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के नाते, गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के नाते, गोरक्षा के विषय में जो उन्होंने बात किया, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। उनके मन में इस बात की चिंता हुई, उन्होंने सोचा और इस बात को कहने में मुझे गर्व हो रहा है और इस बात का विश्वास भी हो रहा है कि सदन के अंदर उन्होंने एक बार कहा अतीक अहमद के लिए कि मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिला देने का काम किया। वो जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए विश्वास है। गोरक्षा के विषय में, बूचड़ खाने के विषय में उन्होंने कुछ कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर वो करेंगे और उनको करना ही चाहिए। खुशी इस बात की भी है कि जो डिबेट में बैठ करके बहस करें उनको तो मैं नहीं जानता, पर मैं जानता हूं जिनके गठबंधन में सर्वेश भैया हैं और इस बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुने, जिम्मेदारी पूर्वक सुने। हमारे ही परंपरा के प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, इन सभी संतों ने कहीं न कहीं इंदिरा गांधी जी को एक आशीर्वाद दिया था, उनके लिए वोट भी समाज से मांगा था और इसी मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि जब आपकी सरकार बन जाएगी तब आप जाकर के हमको गोहत्या बंद करने का वचन दीजिए। हाँ। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने वचन दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको ज्ञात होगा तो उन्होंने क्या किया था, निर्दोष संतों पर, गौ माता पर उन्होंने गोली चलवाने का काम किया था, गौ माता की संतों की हत्या किया था, जिनके साथ बैठ करके आप सरकार बनाने का स्वप्न देखते हैं, जिसके साथ जिस पीडीए गठबंधन में आप बने हुए हैं। हाँ। ये कड़वी सच्चाई है। ठीक है, मैं फिर कहता हूं कि सावरकर जी ने अपना काम किया, गोलवरकर जी अपना काम किया। मौजूदा समय में हम भावी पीढ़ी हैं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। उनको कोसने से, गारियाने से नहीं होगा। फिर सर्वेश भैया, भीख मांगने से 10 रुपए नहीं मिलता, इतना बड़ा देश छोड़ करके कोई जाता नहीं है। आज आप यहाँ बैठ करके स्वतंत्र नागरिक होकर के आजाद को गाली दे, भगत सिंह को गाली दे, सावरकर को गाली दे, ये मर्यादा के खिलाफ है। इस बात को आपको समझना चाहिए। आपको किसी को मानना न मानना आपका निजी विचार है, आप न मानिए, कोई बात नहीं है।
और सामाजिक जगत पर आप बैठकर किसी को तिरस्कार करें, अपमान करें, और आपको बहुत गांधीवादी बनने का शौक है, तो जिस तरह से गणेश शंकर विद्यार्थी का कानपुर के अंदर निर्मम हत्या होती है, और गांधी जी का जिस तरह विचार आते हैं कि अहिंसा के पथ पर चल करके आप अपने प्राणों की आहुति दे दिए, तो आप भाइयों को ठीक 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 है महाराज जी, ज्ञान बांटिए, ठीक है, ये गलत बात होगा। ठीक है, आप जितनी मुद्दा उठा रहे हैं फरेज भैया, बिल्कुल सही है, आप उठाइए। बेरोजगारी हम उसका समर्थन करते हैं, जरूरत पड़ेगी हम भी साथ में आएंगे, परंतु इस तरह बैठकर सार्वजनिक जगह पर किसी भी देश के महापुरुष का जिस तरह से नाथूराम गोडसे का नाम लिया, मैं कहता हूं कि देश का विभाजन जो उसके मुद्दे थे, भाई भाई में कभी नहीं बनती है, हत्या होती है, हिंसा होती है, इस तरह से कोसना गाली देना बिल्कुल उचित नहीं है। और अगर इस तरह बात करें, 1 मिनट राजेश भैया, अभी मन की पीड़ा उसको बोलने दीजिए, 1 सेकंड के बाद बोल लीजिए महाराज लोगों को। अगर जिस पार्टी में बैठकर आप बैठे हैं ना, अगर रामद्रोह करने वाली पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है, राम भक्तों पर गोली चलवाने का किसी को श्रेय जाता है, समाजवादी पार्टी को जाता है, राम मंदिर को रोकने का अगर श्रेय जाता है, समाजवादी पार्टी को जाता है, अगर मुझको जेल भेजने का काम किसी ने किया, समाजवादी पार्टी को जाता, उस पर बैठ करके रामद्रोही से और छोड़िए ना, शर्म करना चाहिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब यादव सरनेम लगाते हैं और भगवान कृष्ण जन्मभूमि के 12 एकड़ मंदिर को वो कब्रिस्तान बनाने के लिए दे देते हैं, यदुवंशी होकर के भगवान कृष्ण की मुक्ति के लिए एक शब्द कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और जिन मुगलों ने उनका स्वाभिमान को रौदा भगवान कृष्ण की मंदिर को तोड़ा, मुगलों के साथ बैठ करके लगातार सत्ता के सपने देख रहे हैं, और आप कहते हैं मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ठीक है, होते कौन है सर्वेश 1 कमेंट आपका, फिर मैं शोएब आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं आशुतोष जी आपसे विस्तार से समझूंगा कुछ चीजों को। हाँ शोएब 1 कमेंट आपका। देखिए आचार्य जी को मैं जवाब क्या दूं, गुरु हैं, लेकिन बात यह है कि मैं एकदम गर्व से कहता हूं मैं गांधीवादी हूं, मैं नाथूराम गोडसे को फिर कंडेम करूंगा, और मैं एकदम इसके मुझे ऑब्जेक्शन है। अभी देखिए अब फिर आप देखिए वहां अभी जो मुद्दा है सब उस पे आइए, नहीं आप फिर उधर जाएंगे, उधर फिर वो मिश्रा जी भी आ जाएंगे वापस, नहीं अभी मुद्दे पे रहिए। आप देखिए, आप सावरकर को पसंद करें ना करें ये आपका व्यक्तिगत मसला है, लाखों लोग उनको मानते हैं, लाखों लोग नहीं मानते। नाथूराम गोडसे को कंपेयर मत करिए, सावरकर को कंपेयर मत करिए सरदार भगत सिंह से। आप अपना बेहतर कीजिए, आप क्यों उनका गुणगान गाते हैं? आप अपना, अभी भारत हमारे पास में है, नाथूराम गोडसे चले गए, महात्मा गांधी चले गए, नहीं महात्मा गांधी चले गए, महात्मा गांधीवादी को हम लोग एकदम सावरकर और भगत सिंह को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए शोएब सिद्दीकी 1 सेकंड, ठीक है, देखिए समझ आया नहीं, प्लीज मुद्दे की बात। शोएब सिद्दीकी 1 मिनट को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। शोएब सिद्दीकी, चलिए आपका हो गया। शोएब सिद्दीकी आपका रिएक्शन है, मुख्यमंत्री ने जो आज कहा, और वो भी सबसे अहम मुद्दा जो गाय का, उस पर आपका रिएक्शन। राजेश भाई देखिए, ऐसा है जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए होता क्या, ये डिबेट बहुत अहम मौजू पर थी, लेकिन चूंकि डिबेट दूसरी तरफ घूम गई तो मैं समझता हूँ मेन मुद्दा ही हट गया। और मेरी गुजारिश भी राजेश भाई आपसे हमेशा रहेगी कि जब भी डिबेट करिए, जितने मेहमान हो कम से कम उनसे पहले रिएक्शन ले ले, उसके बाद डिबेट हो, जवाबी सवाल ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिबेट शुरुआत में बहुत बेहतर होनी चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने लब्बैक मुख्यमंत्री कहा, चूंकि वो सख्त फैसले के जाने जाते हैं, और जब भी उन्होंने कोई फैसला लिया सख्त लिया, और किसी समुदाय का नाम न लेके उन्होंने एक बात कही जिसको मैं वेलकम करता हूँ। देखिए जहां तक उन्होंने बात कही कि आजमगढ़, जाहिर सी बात है कि वो सपा का गढ़ रहा है जी, और मैं समझता हूँ कि जैसे गोरखपुर बीजेपी गढ़ रहा है, तो कुछ न कुछ चीजें रहती हैं। मैनपुरी भी सपा का रहा। देखिए होता क्या, वीर बहादुर सिंह जब आपको याद होगा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने गोरखपुर को बहुत आगे बढ़ाया था, और बढ़ाना चाहिए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर को बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसके बाद उनके जहन में एक बात ये आ रही है कि जो 75 जिले हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी काम किया जाए। तो जाहिर सी बात है 27 का इलेक्शन करीब है, तो हर आदमी सियासत चलता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सियासत अच्छी होनी चाहिए। तो सुनिए पूरी तो गई, पूरी कीजिए आपको दिया। देखिए 1 सेकंड ना, नहीं मैं पूरा समय दे रहा हूँ शोएब भाई, आपको रोक नहीं रहा, अभी आप बोलिए। जी तो हाँ, मैं इंसाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी बुराई वाली बात नहीं। तो उन्होंने जो बात कही, जाहिर सी बात है वो टारगेट पर आजमगढ़ को लेंगे, मऊ को लेंगे, चूंकि जहां पर चूंकि इस वक्त जो यूपी में बीजेपी के मुखालिफ पार्टी जो मजबूत खड़ी है वो सपा खड़ी है। जरा सी बीजेपी चूक जाएगी, सपा मंदराम पर आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कोई भी बीजेपी का होगा वो सपा को टारगेट लेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा शहर ढूंढा कि वहां पर देखिए, आजमगढ़ से हमेशा मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे, और चूंकि सपा का वहां मामला रहा, तो वहां पे उस तरह की बात बंदराम पर नहीं आई, बल्कि आजमगढ़ को हमेशा बदनाम करने की कोशिश करी। जबकि वहां शिबली कॉलेज जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, एक से एक वहां पे आलिम निकले। तो मुख्यमंत्री ने टारगेट तो अच्छा दिया, मऊ को लिया, उनका बढ़ना चाहिए। तो इस पे कम से कम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन पे इनको नजर रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री को वो मौका ना मिले, और मुख्यमंत्री उस पर काम करे। देखिए दूसरी बात, गाय पे आ जाइए, गाय पे आ जाइए। देखिए
मैं इसी शांति से 35 मिनट सुनता रहा। हाँ। कम से कम आप 2 मिनट देती, उसके बाद ना बुलवाइएगा, Please। क्योंकि बीच में बात कट जाएगी, हो नहीं पाएगी। हाँ। लेकिन गाय की जहां तक बात है, तो गाय को मैं माता कह रहा हूँ, जाहिर सी बात है, तो इस पर होना ही चाहिए। देखिए, बहुत मैं बारीकी चीज कह रहा हूँ, गाय पे जो है, इसको जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गुजारिश हमेशा मैंने चैलेंज करी, मुख्यमंत्री से भी करी और मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी करा कि इसको आप घोषित कर दिए। और उसके बाद जो इस तरह के काम हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री योगी भी है, तो वो गाय पे जाहिर सी बात नजर रखे हुए हैं। शहरों में गाय के लिए बहुत कुछ जरूरत करी जा रही है, लाइसेंस भी पास करे जा रहे हैं। पहले 2 था, अब 4 उन्होंने कर दिया। लेकिन मेरी गुजारिश यहाँ मुख्यमंत्री जी से ये भी रहेगी कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार थे, जो अभी इस्तीफा अभी बहरहाल नहीं दिया, मुख्यमंत्री मौजूद है अभी, वो 10 तारीख को शायद देंगे इस्तीफा। वहां 20 साल से बीजेपी उनको समर्थन करी थी, लेकिन गाय पे वहां रोकने लगी। मुझे अफसोस होता है कि वहां रोक क्यों नहीं लगी। तो अगर मैं समझता हूं मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में भी होता, तो वहां भी गाय पे तो रोक लग चुकी होती। बंगाल की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वहां ममता बनर्जी की हुकूमत है। हाँ। राजस्थान की बात करूंगा क्योंकि वहां पे भी है। ठीक। तो होता क्या है, मैं मुख्यमंत्री का वेलकम कर रहा हूँ। हाँ। मैं वेलकम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप वेलकम कर रहे हैं। जो इस तरह सियासत होती है, हाँ। इस सियासत दूसरा रुपना मोड़ा जाए। चलिए, मुद्दों बात करें। ठीक है आशुतोष जी, के साथ हमेशा रखें। ठीक है, आपने सबको सुना आशुतोष जी, और कई मुद्दों का जिक्र भी हुआ। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा, चूंकि अब बात चाहे 1991 से शुरू करें और 2017 तक हम आए, तो बात राम के नाम पे खूब राजनीति हुई। लेकिन अब चूंकि मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं, बात गंगा की हो, गीता की हो या फिर गाय की हो, उससे आगे बढ़ के 17 से 26 तक का अभी हम दौर देखें तो अंबेडकर के नाम पे राजनीति हो रही है। और आज भी जो मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर की जहां भी बाबा साहब की प्रतिमा होगी, छत्र लगेंगे, पार्क बनेगी, बाउंड्री वॉल होगी, क्या मैसेज? बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा आपने राजेश जी। मैं उस समय सर्वेश जी से जो चीज पूछना चाह रहा था, वो शुरुआत आपने कर दी कि लड़ाई अंबेडकर के नाम की है ही नहीं, लड़ाई है 20% के वोट बैंक की। अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले 39.67% वोट और कुल टोटल 312 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई। समाजवादी पार्टी को सीटें मिली 47। एक नारा चला था उसमें, यूपी के लड़के, यूपी के लड़के का नारा फेल हो गया। बसपा को वोट परसेंट मिला 22.23, ध्यान से सुनिएगा, 22.23, 22.23% वोट बसपा को मिलता है और 21.82% वोट मिलता है समाजवादी पार्टी को। अब चुनाव आता है 2022 का। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पहुंच जाता है 41.2%। पहले से 2% वोट उनका बढ़ा, लेकिन सीटें कम हो गई, सीटें रह गई टोटल मिलाकर के 255। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक 10% के करीब बढ़ता है, 9% वोट बढ़ता है और पहुंच जाता है 32.6%, लेकिन सीटें रहती हैं 111। अब बसपा का जो वोट बैंक था 2017 में 22%, वो घट करके आ गया 12%। 10% बसपा का वोट बैंक कम हुआ, 9% वोट बैंक बढ़ता है समाजवादी पार्टी का, 2% वोट बैंक बढ़ता है जाकर के भारतीय जनता पार्टी का। कम अगर किसी का होता है वोट बैंक तो वो वोट बैंक कम होता है बहुजन समाज पार्टी का और उनके पास सीट रह जाती है 1। जो 27 का चुनाव है, उस 27 के चुनाव से ठीक पहले सभी राजनीतिक दलों की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, और बसपा तो है ही है, उसके पीछे लगे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद। हाँ। निगाह घूम फिर करके आ जाती है कि वो 20% वोट बैंक में से 12% वोट बैंक जो मायावती के पास बचा हुआ है, जिसको बड़ी मुश्किल से सहेजने का प्रयास मायावती कर रही हैं, मायावती को झिझोड़ करके वो कैसे ले लिया जाए। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छत्र लगवाएंगे हम अंबेडकर की जयंती, अंबेडकर की मूर्तियां प्रदेश भर में जहां पर लगी हुई हैं। जी मैं सवाल सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रमोद जी का जवाब आएगा तो बोलेंगे जरूर कि आपको अपने कार्यकाल के दौरान
कुल टोटल मिलाकर के 9 साल के कार्यकाल के दौरान छत्र लगाने की याद क्यों नहीं आई? आपको तब छत्र लगा देने चाहिए थे भाई। हर जगह जहां पर भी अंबेडकर की मूर्ति दिखाई पड़ती आप उसको छत्र लगा देते, लेकिन आपने नहीं लगाया। आपने तब लगाया जब समाजवादी पार्टी के नेता अंबेडकर के अनुयायियों के पीछे पीछे घूमने लगे, जब अखिलेश यादव जी ने अपना एक पोस्टर लगवाया लखनऊ में जिसमें आधा चेहरा अंबेडकर का था और आधा चेहरा अखिलेश यादव का था। हालांकि बाद में अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ी, उन्होंने कहा कि गलत हुआ, अंबेडकर के बराबर अखिलेश यादव का कद आज की डेट में नहीं हुआ है और हो भी नहीं पाएगा। देश के किसी भी नेता का, अखिलेश जी का ही क्या, देश के किसी भी नेता का कद अंबेडकर के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन आजम खां का बयान, आजम खां ने एक बयान दिया था, नाम नहीं लिया था, सितंबर 2016 को गाजियाबाद में, कि प्रदेश भर में एक व्यक्ति ऐसा है जो एक जगह जमीन कब्जाता है और एक उंगली उठा करके ऐसे इशारा कर देता है कि दूसरी हमारी भी है। उस पर भी विवाद हुआ था, जबरदस्त विवाद हुआ था। आज आजम खां साहब भी वही भाषा बोल रहे हैं कि हम अंबेडकर साहब को मानेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है अंबेडकर की जयंती मनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है अंबेडकर का छत्र लगवाएंगे, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हम तो सबसे बड़े अंबेडकरवादी हैं, कांग्रेस कह चुकी है पूरे प्रदेश भर में हम अंबेडकर को मानने वालों के घर जाएंगे। क्यों भैया, पहले क्यों नहीं गए? लड़ाई किसकी है जी? सत्ता की। हाँ। तो जो 9% का वोट बैंक है, उस वोट बैंक के लिए जिस तरीके से घूम फिर के सब लोग आ गए हैं हाँ। अंबेडकर के पीछे, ये एक छलावा है और छलावे से बढ़कर के कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण है वो ये कि बसपा की प्रमुख मायावती, जो जीवन भर दलितों की राजनीति करती आई हैं, उन्होंने भी माना है कहीं न कहीं कि उनका घर कमजोर होने के कारण ही विपक्षी उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो पहला तो सवाल मेरा आपकी ओर से राजेश जी ये हो सकता है, पहला सवाल मेरा सर्वेश जी से है कि आपके नेता आजम खां साहब ने जो बयान दिया था, आप उस बयान का की काट कैसे करेंगे? और दूसरा बयान में सवाल मेरा प्रमोद जी से है कि 9 साल की सत्ता में आपको अंबेडकर जी की याद क्यों नहीं आई? हाँ, पहले सर्वेश जी। देखिए, पहली बात यह है कि अगर स्पष्ट रूप से उनके लिए, मैंने बयान सुना नहीं है पहली बात, अगर वो ऐसा कोई बयान है जो स्पष्ट रूप से अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए था, तो वो किस परिप्रेक्ष्य में था मुझे ये नहीं पता है, और जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हो मैं उस पर क्या कमेंट करूं। अगर ऐसा कोई बयान है जो आपका नंबर लूंगा गौरव से, अगर आपके पास नहीं है नंबर गौरव का लूंगा, मैं आपको भेजूंगा, उसके बाद जवाब जरूर देना। आपकी बातें एकदम ऑथेंटिक होती है, मैं इसीलिए आ रहा था उस पर कि मैं ये बता रहा हूं कि मैंने इसको नहीं सुना है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। और किसी भी तरह से अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की छवि किसी भी प्रकार से धूमिल होती है, वो किसी भी मुझसे, किसी और नेता से, किसी भी व्यक्ति से बहुत बड़े हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके हमारे देश के लिए अतुलनीय है। कुछ भी, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो उनकी छवि को खराब करता हो या उनके अगेंस्ट हो, उसको मैं कंडेम करता हूँ। पहली बात तो उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, त्रिपाठी जी, क्योंकि हाँ मिश्रा जी, सवाल अब आपसे कि 9 साल आखिर क्यों लग गए? ये जो आज ऐलान हुआ, 9 साल से आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं, लेकिन अब ऐलान हुआ कि भाई जो अंबेडकर की प्रतिमाएं हैं वहां पे छत्र लगेंगे, वहां पे पार्क बनेंगे, वहां पे बाउंड्री वॉल बनेंगी। अब क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और 9 साल तक आखिर क्यों याद नहीं आई? प्रश्न तो आशुतोष जी का बहुत अच्छा है और संकेत भी बड़े दूरगामी। मैं आशुतोष जी को विनम्रता से ये बात रखना चाहूंगा, कौन सा दल केंद्र में संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया, जिनके साथ समाजवादी पार्टी जिन दलों के साथ खड़ी, उन्होंने सदन में चर्चा में भाग तक लेना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र के चुनाव में हराने का काम किया था भाई, और अंबेडकर ने इसको लिखा है, स्पष्टतया लिखा है
दूसरी बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली राजधानी में बनाने का काम किसने किया? हमने ही तो किया। आप जाकर के देखें कितनी बड़ी कांस्य मूर्ति अंदर है और कितना भव्य वो कैंपस है। हमने अपमानित कब किया? हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों, हमारा अपने सिद्धांत है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ना राजनीति की और ना ही उनको अपमानित किया। ये तो नहीं कहा कि एक व्यक्ति है जो एक तरफ उंगली खड़ा हो जाएगा और सारी जमीन हमारी है। लेकिन उन लोगों का क्या, आशुतोष भाई, जिन लोगों ने उस संविधान को तार तार किया अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें एक तानाशाह ने इस पूरे देश को 2.5 वर्षों तक आपातकाल की काल कोठरी में झोंक दिया। उन लोगों का क्या, जब उस समय के सबसे बड़े प्रतिनिधि माने जाने वाली, जिनका अभी आपने नाम लिया बहन जी का, गेस्ट हाउस कांड किसी को भूल गया है क्या? हमने तो उनके साथ प्रदेश में सरकार बनाई है, लेकिन दूसरा दल कहां खड़ा है? 2019 में हम भी चुनाव भी बनाई थी, उसने उनकी और उसके बाद 2019 के बाद बहन जी ने भी कहा और आपके भैया जी ने भी कहा कि ये हमारी ऐतिहासिक भूल थी। प्रमोद जी, लेकिन उन्होंने, प्रमोद जी एक सवाल, जिन्होंने एक सवाल जोड़ लीजिए, कांड में लिप्त थे जी। प्रमोद जी एक सवाल जोड़ लीजिए। 2019 में लोकसभा चुनाव में बहन जी और अखिलेश जी दोनों लोग एक पथ पर आ गए। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव जी की सीटें भले ही बेचारों की 5 रह गईं, मायावती को 0 से 10 पर पहुंचा दिया समाजवादी पार्टी ने। उसके बावजूद भी मायावती छोड़ गई ना उनका साथ, तो इसमें अखिलेश जी की गलती क्या थी? गठबंधन मायावती ने तोड़ा, 10 सीटें मायावती लेकर के गई। मैं बता रहा हूं आशुतोष जी, मैं बता रहा हूं। देखिए, सैद्धांतिक जब दर्शन पे और अपने राजनीतिक चिंतन पे जब कोई समझौता करता है, विवशता में करता है, तो ऐसा ही होता है। उसके बाद बहन जी ने भी कहा कि ये ऐतिहासिक भूल थी और अखिलेश जी ने भी कह दिया। अरे तो बहन जी ने 2 बार आपके साथ भूल की, 6 महीने की सरकार बनाई और 6 महीने की सरकार बनानी थी, खुद सत्ता ले ली और जब आया बीजेपी का नंबर तो ठेंगा दिखा दिया, चली गई। फिर आप दोबारा उन्हीं के साथ पहुंच गए, फिर आपने सरकार उनके साथ बना ली। हमने तो नहीं दिखाया। किसने? उन्होंने तो दिखा दिया। तो नहीं दिखा। अरे उन्होंने दिखा दिया तो अब आप उनको कहिए, उनका भी प्रवक्ता बुला लेते, लेकिन हमने तो नहीं दिखाया। आप हिमायत कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का आशय ये है, मेरा सिर्फ कहने का आशय ये है जी कि यूपी के 2 लड़के क्या था, सैद्धांतिक समझौता था। और यदि वो सैद्धांतिक समझौता था तो अखिलेश जैसा शब्द किसने बोला था मध्य प्रदेश में? हरियाणा में इनकी औकात क्या है ये किसने कहा था? दीपेंद्र हुड्डा ने। ठीक है। दिल्ली में इनका समझौता किसी और के साथ होगा, वो कौन था? अभी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ कैसा था आपका सैद्धांतिक समझौता? वो भी बता देता हूँ, सैद्धांतिक था उसका चर्चा करना वो। अरे अब आप उत्तर नहीं देने देंगे तो कैसे? बताइए सर्वेश जी बताइए। मैंने गूगल कर लिया है, 1.8 के फॉलोअर्स हैं आपके एक्स पे, मैंने देख लिया। तो वो जो है, अभी मैं आता हूं, कुछ है सर गूगल करने को। 9 साल सेवा दी है मैंने सीआरपीएफ में, देखा है मैंने, असिस्टेंट कमांडेंट रहे हैं। आपकी सेवाओं के लिए आपको व्यक्तिगत तौर पर करना चाहिए नमन और नमस्कार करना चाहिए। अरे भाई इस समय वो सपा के प्रवक्ता हैं, फॉलोवर से उनका वो मत करिए। छोड़ दीजिए फॉलोवर, अभी मैं समाजवादी पार्टी को वो कर रहे हैं। सीआईएसएफ से नहीं बात कर रहा हूँ, अभी मैं मिस्टर सर्वेश त्रिपाठी जी सपा प्रवक्ता से बात। चलिए सर बोलिए ना, फिर आप क्यों बीच में ला रहे हैं? नहीं तो बार अपनी महिमा मंडन अपने आप को मत करिए। जब आप पर्सनल कमेंट करेंगे तो महिमा मंडन करना पड़ता है। अभी विषय पे आ जाएं। आप हटे सर, मैं नहीं हटा। आप चलिए मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे बोलने लगे तो फिर क्या बोलूं? वरना मैंने जवाब कमेंट करेंगे, डिबेट मुद्दे पे भटक जाएगी। आप जो अपनी बात कह रहे थे वो क्या, पार्टी की बात रखिए। हाँ, तो आशुतोष जी, अभी मैं कह रहा था कि अभी बंगाल चुनाव में भी गए अखिलेश जी, आरजी कर पे बोला उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, संविधान की रक्षा बंद करने वाले लोग हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसी टिप्पणी की है, उस टिप्पणी पे एक भी वक्तव्य आया है इन संविधान के तथाकथित सुप्रीम कोर्ट ने सर आप पे भी बहुत कुछ कहा है, इन उत्तर प्रदेश सरकार पे। फिर आप विषय बदल रहे हैं। मैं अरे आप सुप्रीम कोर्ट के बंगाल आप जा सकते हैं,
आप बंगाल जा सकते हैं, आप विषय बदलने का आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? जी, अब मुझे बोल गलत है दीजिए, उसके बाद आप बोल कश्मीर नहीं गए क्योंकि उसका जवाब नहीं था, बंगाल चले गए आप विषय पे आके। क्योंकि कश्मीर में हमें, ये तो हिपोक्रेसी है। वो कश्मीर हमारा है, 370 हटाने का काम वो हमने कश्मीर है। चलिए एक सेकंड मैं रोक रहा हूं आप सबको माफी के साथ, क्योंकि एक सेकंड अगर आप उसमें सीआरपीएफ में रहे हैं तो मुझे लग रहा है कश्मीर में कहीं न कहीं तो तैनाती रही होगी आप। चलिए एक सेकंड मेरे को रोकना पड़ रहा है, एक सेकंड सर एक सेकंड राजेश जी बस एक सेकंड। हाँ, अगर नहीं रही है तो कश्मीर जाना चाहिए, कश्मीर जाना चाहिए। 370 पे 4 साल रहा हूं मैं, 370 तो भाई 4 साल रहे होंगे और आज के कश्मीर में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे रोकना पड़ेगा आप सभी को, बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा रोकने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खबर नोएडा से, जहां प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक में बड़े फैसले लिए गए और यहां वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पास हुआ है और प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति मजबूत की जा रही है। लक्ष्य से अधिक आय, पुरानी अटकी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। 57 में से 36 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और बाकी पर तेजी से काम जारी है। तो ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के साथ समन्वय बढ़ेगा और वन टाइम सेटलमेंट योजना 2026 को भी मंजूरी मिली है। स्पोर्ट्स सिटी मामले में पुराने फैसले वापस लेने का निर्णय लिया है। एमनेस्टी स्कीम के तहत ब्याज में छूट का बड़ा ऐलान किया गया। ग्रीन वेस्ट निस्तारण के लिए आधुनिक प्लांट की तैयारी और सेक्टर 95 में 107.77 करोड़ रुपए से विकास कार्य होंगे और आवासीय और औद्योगिक योजनाओं को और गति देने का फैसला भी लिया गया। और हमारे वरिष्ठ विशेष संवाददाता निशांत शर्मा इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, क्या बड़े फैसले बोर्ड बैठक में लिए गए? देखा जा सकता है कि बोर्ड बैठक हुई, बोर्ड बैठक में कई अहम बड़े जो है कहीं ना कहीं फैसले लिए गए। हालांकि इस बोर्ड बैठक में देखा जा रहा है कि 222वीं ये बोर्ड बैठक हुई है और बोर्ड बैठक के अंदर जो है कहीं ना कहीं वित्तीय जो जिस तरीके से देखा जाए 10 करोड़ 290 करोड़ का बजट ये पास हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिति और मजबूत करने का जो है काम किया गया है, जिसमें देखा जा रहा है कि पुरानी जो परियोजना अटकी हुई है उनको पूरा करने का काम किया जाएगा, जिसमें 57 में से 36 प्रोजेक्ट को जो पूरे हो चुके हैं, बाकी जो काम है उनको कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा। उसके अलावा जो यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आपस का जो सामान्य कहीं ना कहीं रहेगा। उसके अलावा जो देखा जा रहा है स्पोर्ट्स सिटी वाले मामले में जो फैसला आया था उसका भी निर्णय लिया गया है, वापस निर्णय लिया गया है। तमाम ग्रीन वेस्ट के निस्तारण को भी लेकर कहीं ना कहीं प्लांट लगाने का काम किया जाएगा। सेक्टर 195 में 107 करोड़ रुपए का विकास कार्य होगा। उसके अलावा जो देखा जा रहा है कि तमाम जो विकास काम को लेकर जो है कहीं ना कहीं फैसले लिए गए। एक बड़ी बोर्ड बैठक की है, 222वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कहीं ना कहीं दीपक कुमार की अध्यक्षता में ये बोर्ड बैठक हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल।
अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, आज तो क्लास में सभी बच्चे उपस्थित हैं। ये तो चमत्कार हो गया। मास्टर जी देखिए, कल से हम रोज स्कूल आएंगे और आज ही की तरह कक्षा शुरू होने से पहले ही स्कूल आ जाएंगे। ये पहली है क्या? साफ साफ बताओ। अरे मास्टर साहब, मैं बताती हूँ। आज से पहले हमारे गांव के लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चियों को पानी भरने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था और इसीलिए बच्चियां बराबर स्कूल भी नहीं आ पाती थी। लेकिन अब तो मोदी जी और योगी जी की सरकार के अथक प्रयासों से हमारे घरों तक जल और नल आ गए हैं, यानी खुशहाली आ चुकी है। सही कहा तुमने। सरकार के जल जीवन मिशन में स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ अब शिक्षा का स्तर भी सुधर रहा है। अब हम भी कह सकते हैं, पढ़ेंगी बेटियां। धन्यवाद जल जीवन मिशन। यही तो है सबका साथ सबका विकास। कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग और किचन में है छौंक के छींटे। कैसे हटते सिलेंडर के नीचे है लोहे के निशान। सफेद मार्बल को होली का स्नान। इन देसी दागों के लिए साधारण फिनाइल नहीं, पवित्र गोमूत्र से निर्मित पतंजलि गोनाइल अपना